हेलो दोस्तों, WTO चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है। आज हम इसे कवर कर लेंगे और इसके बाद आपकी पूरी यूनिट 2 जिसमें कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े हैं सिंस 1991 ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं WTO की। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, कब शुरू हुआ, इसका क्या पर्पस था, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ हम आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम MCQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये कब एग्जिस्टेंस में आया, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, और इसका ये इससे पहले क्या था, या इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे बहुत सारी है, इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे जो आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। नहीं तो एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन में इसके ऊपर पूरा नोट आ सकता है लिखने के लिए, या आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसके फंक्शंस और रोल्स पूरे डिफाइन कीजिए। तो इस तरह से ऐसी कोई भी चीज है ऐसे आपसे पूछी जा सकती है। और मैं यहाँ पे ये चीज आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप एक क्वेश्चन तो 100% एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आएगा ही आएगा आपके लिए। तो WTO हम आज शुरू कर रहे हैं। अब हमने ये पढ़ा कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारी इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत सारे ट्रेडिंग करने के लिए रिलैक्सेशन दे दी गई, और हम बहुत सारे कंट्रीज के साथ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में हम लोग डील करने लगे। ये ऐसा नहीं है कि 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके बाद ही जो है हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे। पहले भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इंडिया इन्वॉल्व था, लेकिन तब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी जो कि हम पीछे कवर करके आए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। और ब्रिटिश रूल में काफी ज्यादा हम सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन गए थे और फिनिश प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते थे। तो चलिए पहले मैं आपको WTO से पहले का सीन बताती हूँ कि भाई इससे पहले क्या सीन था। तो देखिए WTO से पहले एक और एग्रीमेंट था जिसे हम गैट के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। अब ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है, ये आप देखें तो ये 1948 में, यानी कि जब आपकी कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी थी उस टाइम पे ये एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ था। और जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स है 23 कंट्रीज जो थी वो जो है इसका कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबरशिप उस समय पे देखिए वहाँ यहाँ पे क्या होता था। गैट के टाइम पे जैसे WTO में तो मेंबर कंट्रीज होती हैं, गैट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं। तो ये जो 23 कंट्रीज में आपको बता रही हूँ ये एक्ट करती थी एज दी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, और ये ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो देखती थी, मतलब कि किस तरीके से जो भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो चल रहे हैं वो ओवरऑल उनमें सारी कंट्रीज जो उनकी मेंबर हैं, जो ये 23 कंट्रीज की हम बात करें, इन सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इंटरनेशनल मार्केट में। किस लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो गुड्स की, तो जितनी भी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू उन सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो कि हाँ भाई जो मुझे अपने गुड्स को बेचने के लिए या दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदने के लिए मेरे पास जो प्रोविजंस है वो ही दूसरी कंट्री के पास है, और हमारे लिए कुछ भी पार्शियलिटी या कोई भी डिस्क्रिपेंसी या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे लिए नहीं हो रहा। तो ये गैट जो है, ये जो एग्रीमेंट था, इसमें ये इंश्योर किया जाता था। लेकिन अब अच्छा, ये भी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था और इसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह जो बन गए थे जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को हम एनकरेज करते थे। और जो क्रॉस कंट्री बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स पहले लगे होते थे 1948 से पहले, उनको ये रिमूव करता था कि हाँ भाई कोई ट्रेड बैरियर नहीं लगाना। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए 1991 में, तो ये लगा कि जब आप ग्लोबलाइजेशन पे चले गए तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विस भी एक ऐसी चीज है। देखिए सर्विस में यहाँ लिख रही हूँ, जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो दोनों चीजें आती हैं उसमें, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात उठी कि जो गैट है वो सिर्फ
उसमें हम जो है वो गुड्स की बात करते हैं, गुड्स के को हम ट्रेड करने की बात करते हैं। लेकिन WTO ने कहा कि सर्विस को भी, और इनफैक्ट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये जो सारे रूल्स जो बने, इसका जो एप्लीकेशन हुआ, इसकी वजह से गेट को हटा के हम WTO को जो हमने एस्टेब्लिश कराया, क्योंकि इन्होंने सर्विस और IPR से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको अपने यहाँ ऐड किया। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जिस्टेंस में आ गई 1 जनवरी 1995 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, MCQ में आपको पूछा जा सकता है कि कब WTO बना, और इसको सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैट भी कहते हैं। मतलब गैट खत्म हुआ और WTO पिक्चर में आ गया, ठीक है। तो इसमें और गैट में कुछ चेंजेस जो है हमें देखने को मिले। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गैट क्या करता था, उसके जो रूल्स थे वो केवल गुड्स के ट्रेडिंग के लिए थे, जबकि रूल्स ऑफ WTO ने अपने अंदर सर्विस को और जो IPR के राइट्स हैं गुड्स के साथ साथ उनको भी इंक्लूड कर दिया। प्लस अगर आप पार्टिसिपेंट नेशंस की बात करें तो गेट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती थी, जबकि WTO में क्या आपको मिलने लगे, WTO में कंट्रीज ने एज अ मेंबर WTO को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आपको मेंबर्स मिलने लगे। और अगर आप ये देखें कि अगर जैसे हम दो कंट्रीज के बीच में या बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करेंगे तो आप डिस्प्यूट जरूर होंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। तो जो गैट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था वो स्लो था, इस वजह से वो इनइफेक्टिव हो जाता था, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाता था, जबकि WTO ने इसको फास्ट और इफेक्टिव बना दिया। तो चलिए WTO के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, क्यों इसने जो है इतना इम्पोर्टेंस ले ली और गैट को रिप्लेस कर दिया, तो और इसका क्या काम है। तो WTO क्या है बेसिकली, यहाँ देखो मैंने लिखा है, इट्स अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ होल वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज wherein goods and services can flow without any undue barriers। तो अब यहाँ पर देखो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसका क्या काम था, पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को एक विलेज की तरह जो है वो बनाना था, जिसमें कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग हो, डीलिंग हो, और कोई भी अनड्यू बैरियर्स ना लगे। अब ये जो अनड्यू बैरियर्स की बात करते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, ठीक है। तो अब ये वो बैरियर्स हैं जो हम जब कोई भी गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे तो लगते थे। तो भाई ये क्या है, अब टैरिफ तो हमें पता है, टैरिफ मतलब कोई भी मॉनेटरी, यानी कि कोई भी आपने टैक्स लगा दिया अब, या आपने कोई सब्सिडी दे दी है, मतलब जिसमें कोई भी सीधा सीधा पैसा इन्वॉल्व है। या टैक्स आप डिफरेंट तरह, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सब्सिडी, इस तरह का किसी भी चीज का प्राइस जो है जिससे इम्पैक्ट होगा। नॉन टैरिफ का मतलब है हमने किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कोटा, मतलब इससे ज्यादा क्वांटिटी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या इससे ज्यादा क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है। तो इन्होंने क्या किया, जब WTO एग्जिस्टेंस में आया तो इन्होंने बोला कि हम जो है इस तरह की ये रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी अनड्यू जो किसी भी कहीं भी ट्रेडिंग करने के लिए गलत है या ट्रेडिंग को दो कंट्रीज के बीच में या ज्यादा कंट्रीज के बीच में डिस्करेज करती है, हम इस तरह के बैरियर्स को हटा देंगे, ठीक है। और एक और चीज में यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ बताऊंगी, यहाँ नोट करिए एक बार, इंपॉर्टेंट है, मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है। तो मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, अब अगर आप इनकी बात करते हो, देखो गैट की बात करो तो गैट भी मल्टीलेटरल था, और जो आप WTO की बात करो तो ये भी मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट मीन्स वेयर इन मोर देन 2 नेशंस आर इन्वॉल्व, मतलब 2 से ज्यादा पार्टियां हैं जिनके बीच में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। अब गैट में क्या था, सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग होती थी,
तो 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में ट्रेडिंग हो रही है गुड्स की और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबके लिए रूल सेम है। WTO भी, अच्छा बाईलेटरल क्या होता है, जहां पे सिर्फ 2 नेशंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो WTO ने भी कहा कि हम भी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग पे ही जाएंगे जहां पे मोर देन 2 नेशंस विल बी इन्वॉल्व एंड एवरी नेशन विल बी गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी, और जो रूल्स होंगे वो हर नेशन के लिए इक्वल होंगे, सबको इक्वल चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ओके इसके लिए रूल अलग हो गए और दूसरे नेशन के लिए रूल अलग हो गए। तो ये भी जो है WTO भी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है इन बिटवीन मोर देन 2 नेशंस। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है और क्या क्या इसके रोल्स और फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट कीजिए हेड ऑफिस है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, MCQ में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस पे कि इस WTO के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। तो मेंबर कंट्रीज हैं 164 एट प्रेजेंट। जो लास्ट कंट्री इसमें ऐड हुई है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ने भी WTO को ज्वाइन किया एंड इज लास्ट कंट्री, इसको मिला के 164 हो गए हैं। 164 मेंबर कंट्रीज के अलावा इसमें 25 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। ये ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स, इनके पास थोड़े से राइट्स ज्यादा है, ये देखते हैं पूरा प्रोसीजर, पूरी वर्किंग WTO की कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी मेंबर कंट्री के साथ कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग में कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं आ रहा है, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस चल रही है चाहिए तो मिल रही है या नहीं, कोई अनड्यू बैरियर्स तो नहीं लग रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली चल रहा है या नहीं। तो ये सारा इन ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स का काम है जो कि 164 मेंबर्स में से ही चूज करके बनाई गई है। Now we will be discussing the functions and roles of WTO. Very very important. आप इसमें 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला जो रोल है या फंक्शन है वो है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो बट ऑब्वियस है, देखो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट आपने बना दिया, तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो कि 2 से ज्यादा नेशंस के बीच में चल रहा है, और WTO का पर्पस क्या है? पर्पस ही एक जो है आपकी पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बनाना है जहां पे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग हो विदाउट एनी अनड्यू बैरियर। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, उसके होने में उसकी हेल्प करता है कि स्मूथली इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन बिटवीन डिफरेंट नेशंस चलती रहे। प्लस दूसरा इनका रोल है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री को किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो ये उसकी हेल्प कर देंगे, ये उसको लोन दे देंगे, और जो कि मेंबर कंट्री धीरे धीरे इनको वापस कर सकती है। तो ये एक एडवांटेज है मेंबर बनने में। तीसरा इनका फंक्शन है, ये हमेशा क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, WTO ऑलवेज ट्राई टू रिमूव टैरिफ बैरियर्स बिटवीन दी कंट्री। तो कोई फालतू के कोई अनड्यू टैक्सेस ना लगे हो, कोई अनड्यू जो है ड्यूटी आपको ना देनी पड़े फॉर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ भी WTO कहता है कि हमें नहीं होने देना, तो वो उस चीज को इंश्योर करते हैं कि ये नहीं होगा। फिर देखो फोर्थ फंक्शन आ गया एक्ट एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग किस चीज में वॉच डॉग की तरह एक्ट करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में। मींस कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं हो रहे, कहीं पे अगर हो रहे हैं तो चलो सेटलमेंट कराना है, हमें आर्बिट्रेशन देना है, ठीक है, और कहीं कोई पेमेंट्स तो नहीं अटक रही। तो ये सारी चीजें दे कंटिन्यूसली वॉच whatever trading is going on in between the member countries। तो ये हमेशा उस पर नजर रखते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना हो मेंबर कंट्रीज को, ठीक है, 164 नेशंस जो मेंबर है। देन फिफ्थ काम जो है इनका, फिफ्थ रोल है एक्ट एज अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। अगर किसी भी जैसे जो भी ट्रेडिंग्स चल रही है वहां पर कोई भी किसी भी तरह की निगोशिएशंस, किसी भी तरह की बातचीत होनी है मेंबर कंट्रीज के बीच में, रेट्स डिसाइड होने हैं, प्रोडक्ट्स में कुछ डिसाइड होना है, या किसी भी तरह के रूल्स पे आपको बात करनी है, ठीक है, तो ये WTO एक फोरम की तरह काम करता है, फोरम की तरह एक्ट करता है जहां पर सारे 164 नेशंस आकर अपनी अपनी बात जो है इस फोरम में रख सकते हैं।
तो ये एक जहाँ पे हम पूरे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या निगोशिएशंस होंगे, क्या फाइनल होगा, वो सब उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो सारे मेंबर कंट्रीज को देता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका रोल है जो हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये 5 फंक्शंस हैं WTO के, जो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में LPG परमिट हो गए थे, उसके बाद हमें WTO की मेंबरशिप इंडिया ने भी ले ली। और इंडिया की मेंबरशिप लेने के बाद जो है वो काफ़ी जो है वो चेंजेस हमें इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखने के लिए मिले, बिकॉज इंडिया इज द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO। और इन्होंने बहुत सारे जो ग्लोबल रूल्स, रेगुलेशन और सेफगार्ड्स हैं जो कि एडवोकेट करते हैं आपके डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को, उसको फॉर्म करने में, उसकी फ्रेमिंग करने में इंडिया ने जो है वो फोर फ्रंट पे काम किया है, आगे आके काम किया है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने अपने कमिटमेंट को भी, क्योंकि WTO हमेशा ये कहता है कि आपको अननेसेसरली ट्रेड बैरियर्स हटाने हैं, तो इंडिया ने भी इस कमिटमेंट को, जो कि उन्होंने लिबरलाइजेशन के टाइम पे, ट्रेड लिबरलाइजेशन के टाइम पे किया था WTO में, तो इंडिया ने बहुत सारे अपने जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट पे और बहुत सारे जो टैरिफ रेट्स थे उनको भी रिड्यूस किया है। तो इंडिया इस तरीके से, क्योंकि ये WTO के सारे रूल्स मान रहा है, उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर है WTO का। तो ये सारी डिटेल्स हमने WTO की आज पढ़ ली हैं एंड चैप्टर 3 खत्म हो गया है हमारा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम अगली यूनिट 3 शुरू करेंगे, पॉवर्टी, जिसमें हम पढ़ेंगे और बहुत सारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और जितने भी टॉपिक्स हैं सीक्वेंस में हम पढ़ते जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, ये सब कवर करेंगे। तो बने रहिए निधि गुप्ता क्लासेस के साथ और पढ़ते रहिए निधि गुप्ता के साथ। थैंक यू।